Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy. I hope you are doing well. Wish you Merry Christmas to all of you. ये क्रिसमस नया साल आने वाला है, आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए, आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। और आज 25 दिसंबर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। दो महान पुरुषों का आज जन्मदिन रहता है, एक तो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 2014 में घोषणा की गई थी, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो ना केवल एक पार्टी के नेता थे बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी जो इज्जत है वो अपोजिशन के लीडर भी करते थे। आपने देखा होगा कि अधिकांशतः ऐसा होता है कि अपोजिशन में जो टीम रहती है, जो पार्टी रहती है, वो हमेशा विरोध करती है। लेकिन अटल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी को आगे न रख के देश की प्राथमिकता को, देश की उन्नति को हमेशा प्राथमिकता में रखा है। अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रेरणादायक कविताएं भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हैं, जिसे बोला जाता है एक मल्टीटास्किंग अप्रोच रखने वाले एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे अटल जी। तो जैसा उनका नाम था अटल जी, तो उनका व्यक्तित्व तो हमेशा अटल ही रहेगा। तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने। और मदन मोहन मालवीय जी का भी भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्हें हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 25 दिसंबर, पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। याद रखिएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यपाल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर मंजूरी दी है। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाता है अपना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लखपति दीदी मेले का भी उद्घाटन किया है। हैली नेशनल पार्क, जिसका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो क्या था, हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ भी कहाँ पर स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, जो शिव जी का एक बहुत बड़ा आस्था का स्थल है। वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, आपने दर्शन भी किए होंगे। और 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, तो 2013 की जो आपदा है वो आपको मेंस में केस स्टडी में पढ़नी पड़ती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड से रिलेटेड और फैक्ट, जैसे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर दर्रे हैं, जैसे मालिनी दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। तो इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों का त्योहार है और ये कहाँ पर मनाया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो उसमें ऑप्शन वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी देगा, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर या दिल्ली। तो याद रखिएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो नई दिल्ली में है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो नई दिल्ली में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों एवं कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप की शुरुआत की है। तो ये की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा उड़ीसा ने क्या किया है, ड्रिंक फ्रॉम टैप की स्थापना की है, मतलब नल से जल मिलेगा 19 शहरों में और कस्बों में। उड़ीसा गवर्नमेंट की बात आई है तो
2023 तक ऐसा टारगेट रखा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि जो वहाँ के गांव हैं और पूरे उड़ीसा को स्लम मुक्त किया जाएगा। 10 नवंबर को बाजरा दिवस उड़ीसा गवर्नमेंट ने घोषित किया है, तो ये उड़ीसा के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। और चिल्का लेक जो सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जो ब्लैक पैगोडा मंदिर है, सूर्य भगवान का जो मंदिर है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर किस राज्य की सानिया मिर्जा? ये सानिया मिर्जा दूसरी हैं। तो ये सानिया मिर्जा ने भारत का पहला महिला मुस्लिम फाइटर बनने वाली मतलब ये पर्सन बन चुकी हैं, तो वो हैं यूपी। सानिया मिर्जा का संबंध किस स्टेट से है? तो यूपी से संबंधित है इनका। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो नेशनल जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें इनका 149 रैंक आया है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध यूपी से है। अब यूपी की बात आई है तो यूपी से रिलेटेड फैक्ट, जैसे यूपी के जो सीएम है वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपको पता होगा। वहाँ की गवर्नर कौन है? तो वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कहाँ होने वाले हैं? तो यूपी में होने वाले हैं, ये याद रखिएगा। मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट प्लेस बनाने का जो टारगेट रखा है वो कब तक रखा है? 2041 तक ऐसा टारगेट रखा गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो वहाँ के सबसे पवित्र स्थल है मथुरा और वृंदावन, उनको कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाएगी। 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो भी यूपी में स्थित है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के द्वारा एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है शमशेर सिंह को, याद रखिएगा। एसबीआई जो बैंक है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? तो इम्पीरियल बैंक था, याद रखिएगा। और वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो जो बीबीसी है, बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है वेथ मीड को। वेथ मीड एक फुटबॉलर हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी फुटबॉल के, तो याद रखिएगा इनको। वेथ मीड ये एक महिला खिलाड़ी हैं। लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे? टाटा मोटर्स कितनी बार लगातार महाराष्ट्र ओपन की स्पॉन्सरशिप इसको मिल चुकी है? तो लगातार 5वीं बार टाटा मोटर्स क्या है? महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली कंपनी बन चुकी है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य रत्न पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 नाम है, इनको आपको याद रखना है। एक तो है सुदीप सेन और दूसरे हैं शोभना कुमार। शोभना कुमार और सुदीप सेन को महाराष्ट्र में जो है वो क्या मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य रत्न पुरस्कार से 2021-22 के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब फीफा से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद कर लीजिए, जैसे जो फीफा वर्ल्ड कप है, तो फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में कहाँ पर हुआ है? कतर दोहा में हुआ है। कौन से नंबर का संस्करण था? तो 22वें नंबर का संस्करण था। और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका शुभंकर लाइव था और इसका आदर्श वाक्य था एक्सपेक्ट अमेजिंग, याद रखिएगा। और इस बार का जो विजेता टीम रही है वो कौन है? वो है अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन है? वो है फ्रांस। तो ये इतने फैक्ट आपको फीफा से रिलेटेड याद करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन ग्लव्स किसे मिला, तो गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है किलियन एम्बापे। ये बहुत ही मोटिवेशनल इनकी स्टोरी है। एक समय एम्बापे का ऐसा था कि बचपन में इनके पास जूते नहीं होते थे फुटबॉल खेलने के लिए, और आप जानते हैं कि फुटबॉल में जूतों का कितना अधिक महत्व होता है। और आज उस व्यक्ति को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। तो कहते हैं ना कि कर्म की कुदाली से किस्मत की रेखाएं बदली जा सकती हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी देखा जाए तो एम्बापे हैं, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फिर 2022 में जो सबसे ज़्यादा फीफा में जो गोल किए हैं जिसने, तो
तो वो कौन है? वो किलियन एम्बापे हैं। तो इनको याद रखना है आपको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर था। जो आज का प्रश्न है वो भी फीफा से ही रिलेटेड है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, कौन इसका विनर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज संडे इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखा क्योंकि संडे इज़ अ रिवीजन डे, तो हमें पिछली चीज़ों को रिवाइज करना है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का क्विकली रिवाइज करते हैं जो है रामसर साइट। रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो रामसर क्या है? रामसर एक ईरान का शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 में एक बैठक हुई थी। रामसर मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण से रिलेटेड, जो वेटलैंड साइड है उनके संरक्षण से रिलेटेड। फिर वेटलैंड साइट क्या होती है? जहाँ पर वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है, जिसकी जो मतलब गहराई है वो 6 मीटर या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो दलदल वाले स्थान जो कि बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से रिच रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वेटलैंड। देखिए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आर्द्र भूमि कैसे स्थल होते हैं? ऐसे स्थल जहाँ पर वर्ष भर या तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक व कृत्रिम तरीके से जहाँ जल का जमाव 6 मीटर गहराई तक रहता है उसे हम क्या घोषित करते हैं? वेटलैंड घोषित करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर 1971 में तो चलिए कन्वेंशन हो गया, लेकिन इंडिया रामसर का पार्ट कब बना? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1982 में इंडिया रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। 2022 की चूंकि थीम पूछी जाती है आपसे, तो 2022 की जो रामसर कन्वेंशन की जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसको नोट कर लीजिए आप, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये थीम थी वेटलैंड डे की। जब मनाया जाता है वेटलैंड डे? 2 फेब को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। 2022 में कितनी रामसर साइट हैं भारत में? तो 2022 में जो टोटल रामसर साइट हैं वो हैं 75। इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा रामसर साइट आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे जो बिगेस्ट रामसर साइट है वो कौन सा है? वो है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा इसको। और सबसे छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो जो स्मॉलेस्ट साइट रामसर साइट है वो कौन सा है? रेणुका झील है, जो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर विश्व में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्थल है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोयम्बर्ग प्रायद्वीप है वो क्या है? सबसे बड़ा रामसर साइट है पूरी दुनिया का। सॉरी, विश्व का जो प्रथम रामसर साइट है वो कोयम्बर्ग है। कोयम्बर्ग प्रायद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगर इंडिया में सबसे अधिक रामसर साइट पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है? 13 रामसर साइट स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कुछ रामसर से रिलेटेड फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण था। और आपसे जो पुराना हमने जितना भी करंट अफेयर पढ़ लिया है आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे अच्छी टेक्निक है पढ़ने के लिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एशिया का जो बिगेस्ट बायो CNG पार्क बना है ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है इंदौर में, इसको याद रखिएगा। और पहला व्यावसायिक बायोमास मतलब हाइड्रोजन आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ पर लगा है? तो वो खंडवा में। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे हाइड्रोजन आधारित पूछा जाएगा तो खंडवा में होगा, और बायो CNG पूछा जाएगा तो आंसर इंदौर होगा। फिर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कहाँ पर मनाया गया है? तो इस बार 2022 में जो योग दिवस हुआ है उसका आयोजन मैसूर में किया गया था। और ये क्वेश्चन चूंकि अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी थीम क्या थी। जो 21 जून को योगा डे रहता है, इसकी थीम क्या थी? तो वो था मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो ये इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आपने सुना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स है। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है, तो इसको याद रखिएगा। इसका मार्केट कैप कितना है? 7600 करोड़ रुपए।
याद रखिएगा, इसे फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी घोषित किया गया है। अब बात यूनिकॉर्न की आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस किसी भी कंपनी को कब प्राप्त होता है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्लीट होने पर किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने पुराने जो अभी वीडियोस डल रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। आज मैंने इम्पोर्टेंट दिसंबर के जो डेज़ हैं, जैसे 22 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है, 23 दिसंबर को कौन सा होता है, तो पूरे दिसंबर माह के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो हमने 10 मिनट के लेक्चर में पढ़े हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए। आज क्रिसमस है, बहुत ही अच्छा दिन है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।